चलें, नए साल में खुश आमदीद दोबारा से इंशाल्लाह। और 18 जनवरी से तो वैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिया कॉलेजेस खोलने का। तो इंशाल्लाह हम फिर फिज़िकली क्लासें हमारी हुआ करेंगी इंशाल्लाह। किताब में सफ़र नंबर 83 निकालना है, 83, पेज नंबर 83। वहाँ ये सबक आ रहा होगा, खाका निगारी में डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी। आज मेरे पास किताब नहीं है, तो काइंडली आप लोग जो है ख़ुद से देख लें सबक को। बता देता हूँ। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी। मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। उनकी वजह शहरत उर्दू के अव्वलीन खाका निगार यानी इब्तदाई तनकीद निगार भी हैं, खाका निगार भी हैं। किताब का हवाला जिसमें ये सबक शामिल है। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ अपनी ज़ुबानी। बोर्ड में सबक से पैराग्राफ इक़्तिबास नसपारा आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आता है। फ़रहतुल्लाह बेग पर ख़ुद जो है वो तबसरा क्वेश्चन नंबर 9 में बनता है, आता है। तो इस लिहाज से फ़रहतुल्लाह बेग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डिप्टी नज़ीर अहमद भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रा जल्दी से बताइए डिप्टी नज़ीर अहमद की वजह शोहरत क्या है? जी, मैसेज भेजिए चैट पर अपने। डिप्टी नज़ीर अहमद की वजह शोहरत उर्दू अदब में क्या है? गलत। मरियम जवाब गलत है, अफसाना निगार नहीं है। उर्दू अदब में डिप्टी नज़ीर अहमद की वजह शोहरत क्या है? अफसाना निगार नहीं है डिप्टी नज़ीर अहमद। जी, बाकी लोग अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं क्लास में तो बताइए डिप्टी नज़ीर अहमद की उर्दू अदब में वजह शोहरत क्या है? तूबा पूरा जवाब तो दे बेटा। नावल है, लेकिन क्या नावल क्या? जी, पूरा जवाब दीजिए। तूबा नावल निगार। जी, शाबाश। उर्दू अदब में डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार की हैसियत से मशहूर हैं। उनके नावल का नाम क्या है जो उन्होंने लिखा था, जो उर्दू अदब का पहला नावल भी कहलाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद ने कौन सा नावल लिखा था? उर्दू अदब में सबसे पहला नावल उर्दू का वही कहलाता है, बाकायदा नावल। जी, डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू अदब में सबसे पहले नावल निगारी का आगाज़ किया, बाकायदा। वैसे तो नावल के नमूने जो हैं हमें मिलते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद से भी पहले, लेकिन बाकायदा नावल निगारी जब हम 19वीं सदी में आए तो सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक के ज़ेर असर डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल लिखे। उनके नावलों का मकसद इस्लाह था। किसकी इस्लाह था और कौन सा पहला नावल कहलाया डिप्टी नज़ीर अहमद का? जी, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। उर्दू अदब में सबसे पहला नावल डिप्टी नज़ीर अहमद ने कौन सा लिखा था? ख़वातीन की इस्लाह, ये था मौजू। लड़कियों की तरबियत, चले मान लेते हैं, आयशा ने जवाब दिया है, मान लेते हैं, लेकिन ख़वातीन की इस्लाह, ठीक है। नावल का नाम बताइए उर्दू अदब में जो सबसे पहला नावल लिखा डिप्टी नज़ीर अहमद ने, उसका नाम क्या था? आयशा आपने जवाब दिया मिरातुल उरूस, ठीक है। उर्दू अदब का सबसे पहला नावल जो है वो मिरातुल उरूस कहलाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के अंदर सबसे पहले नावल निगार माने जाते हैं। उनका नावल मिरातुल उरूस, ख़वातीन की इस्लाह। ये बताइए मिरातुल उरूस के मायने क्या हैं? मिरातुल उरूस के मायने क्या हैं?
मीनिंग्स क्या हैं मिरातुल उरूस की? देखें, फर्स्ट ईयर में हमने बाकायदा मुफ्ती नज़ीर अहमद का एक सबक पढ़ा था, मामा अजमत, जो कि मिरातुल उरूस का हिस्सा था। अब चूंकि सेकेंड ईयर में उनकी खाका है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये जहन में रहे बात कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उन्होंने सबसे पहले जो नावल लिखा था उर्दू अदब का पहला नावल, वो मिरातुल उरूस कहलाता है। ख़वातीन की इस्लाह मौजू था। ये बताइए मिरातुल उरूस के मायने क्या हैं? किसी को भी नहीं मालूम मिरातुल उरूस के मायने? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मामा अजमत। नहीं नहीं, मिरातुल उरूस दो अलग अलग लफ्ज हैं। मिरात अलग कर लें चलें, उरूस अलग कर लें। मिरात माने औरत नहीं होती। फिजिक्स, फिजिक्स तिबियात आप सब पढ़ते हैं, बता रहा हूँ ना। फिजिक्स आप सब पढ़ते हैं, तिबियात। अच्छा चलें, मिरात माने आईना। मैं यही बता रहा था, फिजिक्स तिबियात जो आपको सर शाहरुख पढ़ाते हैं, उसमें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तो मिरात आईने को कहते हैं, जैसे मुकर आईना, मुहद्दिब आईना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी तरह से मिरात माने आईना, और उरूस माने, अच्छा जी, मरियम ने जवाब भेजा है, उरूस का मतलब होता है दुल्हन। सही है, ठीक है। तो इस नॉवेल का जो मफहूम या मायने बने, वो मिरातुल उरूस यानी आईना, दुल्हन। सॉरी। तो ये सबक खाका निगारी में शामिल है, इससे पेशतर हम पढ़ चुके हैं। सबक खाका निगारी में डिप्टी नज़ीर अहमद के ये शागिर्द हैं। ये रिश्ता याद रहे कि फ़रतुल्लाह बेग जो हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं। ये कुरान पाक पढ़ने के लिए डिप्टी नज़ीर अहमद के घर जाया करते थे। और ये सबक दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से उस पर तवज्जो रहे। ये सबक दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद कुरान पढ़ाया करते थे, बच्चों को मजहबी तालीम दिया करते थे। तो इस लिहाज से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उनके घर सिपारा या कुरान पाक की तालीम के लिए जाया करते थे। इस सबक में डिप्टी नज़ीर अहमद की जो कहानी है वो ये है, खाका निगारी में, कि डिप्टी नज़ीर अहमद के जो भी मामूलात हैं या उनका हुलिया, ये दो चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं। तो सबक हमारा दो हिस्सों पर डिवाइड है। यानी कि वैसे तो अलग अलग कोई वो नहीं बनी हुई हैं जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स वाइज डिवाइड डिवाइड नहीं है चैप्टर, सबक। बल्कि हम अपने तौर पर जो आसानी के लिए ये समझ ले रहे हैं कि सबक दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में डिप्टी नज़ीर अहमद की हुलिया, जो भी उनका डील डॉल है या उनका गेटअप है, उनकी शक्ल सूरत है, शुबात है, जो भी उनकी जिसामत है, कदकाठ है, वो सब बताइए। किसने? फ़रतुल्लाह बेग ने। और दूसरे हिस्से में फ़रतुल्लाह बेग ने उनके मामूलात बताए हैं। मामूलात से मुराद जो भी उनकी रूटीन है, डेली काम करने का तरीक़ाकार है, वो सब इसमें उन्होंने बताया है। तो पहले हिस्से में सबक में डिप्टी नज़ीर अहमद के खाके में जो है, फ़रतुल्लाह बेग ने जो उनके बारे में बताया कि उनकी जो शख्सियत है, यानी उसके बारे में बताया कि मोटे, यानी कि थे, कद छोटा था, और आंखें अंदर को धंसी हुई थी, छोटी छोटी आंखें जैसे कहते हैं ना। और इसी तरह से जो है वो कपड़े वगैरह भी उसी एतबार से पहना करते थे। और जो है बाल वगैरह जो थे सर पर घने नहीं थे,
और आंखें के ऊपर जो भवें थी वो बहुत गहरी थी, जैसे साया फिगन थी। तो इस तरह उनकी जो सबक का इब्तदाई हिस्सा है, डिप्टी नज़ीर अहमद की जो शक्लो सूरत है, उनका हुलिया, बनावट, जिसामत, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके हवाले से फ़रतुल्लाह बेग ने हमें बताया है। उसके बाद जो है फ़रतुल्लाह बेग कुछ बताते हैं कि सर्दियों में उनके क्या मामूलात होते थे और गर्मियों में जो है उनके क्या मामूलात होते थे। ठीक है, कुछ उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में बताया कि वो कोई बुखारा और सरहद के कोई आलिम दीन बनने के लिए डिप्टी नज़ीर अहमद के पास उल्मा टाइप के लोग आया करते थे। 10-11 लोगों की ये जमात थी, जिसमें काबुल, बुखारा और इस तरह के जो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग शामिल थे। तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद से दरस निज़ामी, जो आलिम दीन का कोर्स होता है, वो पढ़ने आया करते थे। फिर सर्दियों में वो उनकी कुछ तरतीब शफल हो जाती थी, ये कुछ शाम में जाते थे, सुबह नहीं जाते थे। तो इस तरह से जो ये सबक है, आज किताब नहीं है मेरे पास, तो आप लोग खुद से देखें, रीड करें सबक को, और फिर मुझसे जो है सवाल पूछ लें कि क्या इसमें जो है आपको समझ में नहीं आया। फरतुल्लाह बेग पर नसर निगारी पर आपको उसमें नोट्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फरतुल्लाह बेग ने जो किताबें लिखी हैं, तसानीफ हैं, उनमें एक मशहूर किताब का हवाला बता रहा हूँ, फूल वालियों की सैर। सही है, फ्लावर, फूल, फूल वालियों की सैर एक मशहूर किताब का नाम है। इसी तरह से दिल्ली का यादगार मुशायरा, ये दो किताबें जो है फरतुल्लाह बेग की मशहूर हैं। किताबें बहुत सारी हैं, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे नाम। और दो किताबें अहम हैं, अगर एमसीक्यूज भी बनता है कि ये किताबें किसकी हैं, मुसन्निफ कौन है, फूल वालियों की सैर और दिल्ली का यादगार मुशायरा। ठीक है, बुनियादी तौर पर आप खाका निगार हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं। आपने जिस तरह डिप्टी नज़ीर अहमद को देखा बचपन में, वो हुलिया जो है इस सबक में उन्होंने बताया। तो अपने उस्ताद के बारे में जो है उन्होंने ये खाका पेश किया है फरतुल्लाह बेग ने। जी, किताब में रीड करें सबक को, और फिर पेज नंबर 84 पर एक पैराग्राफ बनता है, ज़ुबानी जैसे याद है मुझे, किताब सामने नहीं है। ऊपर से जब आप नीचे, यानी कि पेज नंबर 84 अगर आपने किताब में निकाला हुआ है, थोड़ा सा एक दो लाइनें नीचे जाएं तो एक पैराग्राफ नज़र आएगा, आंखें छोटी छोटी, ये रीड कर रहा हूँ बगैर देखे, आंखें छोटी छोटी अंदर को धंसी हुई। यहाँ से ये एक पैराग्राफ जो है अभी तक ये बोर्ड में बना है, इसके अलावा कोई पैराग्राफ जो इस सबक का नहीं आया। आंखें छोटी छोटी ज़रा अंदर को धंसी हुई, यहाँ से लेकर और थोड़ा नीचे जाएं, 2 या 3 लाइनें बनती हैं, मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें ना कहूँ तो बेजा ना होगा, गालिबन, ये यहाँ तक जो है वो पैराग्राफ बनता है। तो नोट डाउन कर लें जो पैराग्राफ अब तक बोर्ड में सबक का बना है। आंखें, पेज नंबर 84 या 85 पर मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा शाबाश, बिल्कुल सेकंड लाइन से ही स्टार्ट हो रही है 84 पर। चूँकि किताब नहीं है आज मेरे पास, बार बार ये बता रहा हूँ, थोड़ा यूनिवर्सिटी में मैं अपने पीएचडी के लिए गया हुआ था, तो जल्दी जल्दी तो ये कंफर्म हो गया, आप लोगों को मिल गया है सबको। तो निशान लगा लेंगे पैराग्राफ, आंखें छोटी छोटी अंदर को धंसी हुई, मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें ना कहूँ तो बेजा ना होगा। इसी तरह जब आप पूरा सबक पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें उनके बारे में नज़र आ जाएंगी। एक अंग्रेजी वर्ड भी नज़र आएगा उनकी दाढ़ी के हवाले से। डिप्टी नज़ीर अहमद की दाढ़ी नहीं थी, जैसे फ्रेंच जी हाँ, 4 लाइनें कमोबेश ये बनेंगी। मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें ना कहूँ तो बेजा ना होगा, पैराग्राफ यहाँ तक है। ठीक है, दाढ़ी नहीं होती थी तो वो जिस तरह से फ्रेंच स्टाइल होता है वो था। देखिए, किताब पढ़ेंगी तो उसमें सिर्फ जो स्टूडेंट्स और वो जो आलिम दीन आते थे
उनकी थोड़ी सी तब्दीली होगी टाइम की ड्यूरेशन सर्दियों में गर्मियों के एतबार से। भाई ये फ़र्क है सर्दी और गर्मियों के मामूलात में। और उनका हुलिया यानी पूरा जो गेटअप है डिप्टी नज़ीर अहमद का शक्ल शुबात के अतबार से ज़ाहिर खाका मुझे ही कहते हैं कि पूरी शख्सियत तो नहीं, लेकिन चंद चीज़ें अगर बता दी जाए तो खाका यानी शख्सियत जो है वो हमारे जहन में आ जाती है। तो इसीलिए सबक को खाका निगारी में शामिल किया गया है। सर्दियों वाले जो मामूलात हैं वो फ़रतुल्लाह बेग ने बताए हैं कि हम 4 बजे के करीब जैसे सिपारा वगैरह पढ़ने जाते थे, मौलवियों की जमात उससे पहले आती थी, फिर कहीं लाइब्रेरी में जाते थे, किसी के यहाँ हिसाब किताब था, वहाँ देखते थे खाता उसको जो देना दिलाना होता था डिप्टी नज़ीर अहमद का वो दिलाते थे। गर्मियों में ये था कि खाना खाया और चारपाई पर जो है सो जाते थे, फिर उठ जाते थे सुबह सवेरे जो है। एक और अहम बात जो डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से उनके शागिर्द ने की कि उनकी जो नमाजें हैं वो कभी कज़ा नहीं हुई और एक ही वज़ू में जो है वो नमाजें जो है ज़ोहर और असर वगैरह एक ही वज़ू से पढ़ लिया करते थे। लेकिन हमारे लिए जो है वो सिर्फ पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है और ख़ुद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो 15 नंबर का सवाल बनता है बोर्ड में वो आता है। अब आप लोग खुद अपने अपने तौर पर रीड कर लें सबक, फिर क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ आप लोगों का कि जब तक आप रीड करें अपने अपने तौर पर और जो चीज़ समझ में ना आए उसको पूछ लीजिए। धोती को कहते हैं तहमद, तहबंद। ठीक है, धोती को कहते हैं। देखिए थोड़ी सी हंसी भी आएगी आप लोगों को पढ़कर इस सबक को जब आप उनका हुलिया, खासकर वो जो ये आपने जिक्र किया गर्मियों में तहमद यानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तोंद उनकी निकली हुई थी। तो वो तहबंद यानी कि जो धोती होती है कपड़ा
उसको जो है वो लपेट लिया करते थे, ठीक है। यानी शलवार पहनने की गर्मियों में उनको ज़रूरत नहीं। मुरमुरे एक लफ्ज़ आएगा, मुरमुरे, सही है। यानी कि वो बचपन में जो है वर्जिश किया करते थे, फिर वर्जिश छोड़ दी तो वो थोड़ा सा ऐसा जिस्म हो गया जैसे मुरमुरे। मुरमुरे जो भाड़ होता है, यानी जहाँ पर चने जिनको भूना जाता है, वहीं चावल को जब भूना जाता है भट्टी के अंदर तो वो मुरमुरे कहलाते हैं वो चावल, ठीक है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से ये भी आएगा भी आगे, गुजरा होगा आपकी नज़रों से कि उनका बदन जो है वो मुरमुरे की तरह था वर्जिश छोड़ देने से, ठीक है। एक लफ्ज आएगा तुकमला, यानी कि तुर्की टोपी लगाकर, कद चूंकि ठेंगना था तो तुर्की टोपी लगा लिया करते थे जिससे उनका कद ऊंचा लगता था, यानी उस कमी को पूरा कर लिया करते थे। अच्छा, थोड़ी सा यहाँ बताता चलूँ, चूँकि फर्स्ट ईयर मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई थी। डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से दो बातें कि डिप्टी नज़ीर अहमद सर सैयद तहरीक के रुकन थे, लेकिन यानी एक जगह जैसे मोटे लोग नहीं होते और बैठ जाएं तो वो एक बिल्कुल गोल दायरा नुमा होते हैं, तो उसको कहते हैं ये कुतुब। दहाना शोल्डर को कहा जाता है, शोल्डर जैसे होता है ना। और ये जो हमारा चेहरा फेस है, सही है, कल्ला चौड़ा जबड़ा पाया था, ये लफ्ज लिखा हुआ होगा। कल्ला यानी कि जो हमारा चेहरा है उसको कहा जाता है, सही है। जैसे यूं समझे कुर्बानी में गाय का या बकरे का जो सर कट कर आता है ज़िबा होने के बाद, कुर्बानी होने के बाद, तो वो कल्ला कहलाता है ना, कल्ला जबड़ा। यानी हमारा जो चेहरा है उसको कहा गया। ये लफ्ज़ होंगे इस सबक में, पहले से बता दूं। बता ये रहा था कि डिप्टी नज़ीर अहमद फर्स्ट ईयर में, चूँकि मैंने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, डिप्टी नज़ीर अहमद बुनियादी तौर पर मौलवी थे। और ये जो मिरातुल उरूस नॉवेल लिखा, डिप्टी नज़ीर अहमद की दो बेटियां थी, एक बेटा था। तो वो घर में ही कुरान पाक पढ़ाने के साथ साथ उनकी जो है तरबियत इस्लाह भी किया करते थे। और ये नावल जो है ऐसे नहीं कि अलग से ख़वातीन के लिए लिखा था, बल्कि रोज़ाना एक दो सफ़ात लिख कर वो दे दिया करते थे अपने बच्चों को, अपने बेटियों को और बेटे को, और वो पढ़ लेते थे। तो इस तरह से ये पूरा बाद में जाकर जो है एक नावल की शक्ल इख्तियार की है इसने, मिरातुल उरूस ने। गरज चमक के साथ, जैसे आवाज में लोच, यानी एकदम जैसे घन गरज नहीं होती है वो। यानी इस तरह से बता रहे हैं फरतुल्ला बेग इस लफ्ज को कि आवाज में ऐसा था कि दूर बैठा हुआ तो ये समझे कोई कि डांट रहे हैं, लेकिन जो पास बैठा हुआ हो वो लोटपोट हो जाए। मतानत एक लफ्ज आएगा सादगी के मायनों में, यानी वो मजाक करते थे खूब, और लेकिन हंसी नहीं, हंसते नहीं थे इस तरह से, यानी कि बस बात कह दी और सामने वाला हंसते हंसते लोटपोट जाए, ये इस तरह से है। झालर जो है, जैसे कभी आपने पर्दे लगाए, पर्दों के ऊपर जो लेस लगती है उसको झालर कहते हैं।
तो उनके जो बाल हैं जगह जगह जैसे लटें थी, कोई पूरे सर बाल थे नहीं सर पे, यानी कि थोड़े गंजे थे, पीछे कहीं थोड़े बहुत बाल थे, उसको कहा गया कग्गर वेग झालर। अक्सा इब्राहिम, आपको झालर का मतलब समझ में आ गया? यानी बालों की लट जैसे होती है ना, उसको कहा गया है शख्सियत में। वैसे अगर कहें तो झालर जैसे हम पर्दे वगैरह के ऊपर लेस लगाते हैं, दुपट्टों पे लेस लगाते हैं, उसको भी झालर कहते हैं। जो लाइटें लगती हैं घर पे सजावट के लिए, वो भी झालर होती हैं। बिल्कुल बोलते हैं, राजस्थानी लैंग्वेज में भी झालर। लेकिन यहाँ पर शख्सियत में चूंकि जिप्टी नज़ीर अहमद है हमारे सामने, तो उनकी बालों को जो है कहा गया है विग, कग्गर, झालर, इस तरह से। मरियम ठीक है, राजस्थानी लैंग्वेज में भी बोला जाता है। तुरम जो है वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तुरम, तुरम नहीं है बल्कि तुरम बज रहा हो, यानी कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, बाजा टाइप का, ढोल टाइप का जो होता है ना, वो है तुरम। आज किताब ना होने से थोड़ी सी मुझे भी हो रही है, आप लोगों को भी थोड़ी सी जहमत हो गई मेरी वजह से। तो अभी तक आप लोगों ने सबक खत्म नहीं किया। मतानत अभी बताया था, सादगी को कहते हैं, सादगी। मतानत माने सादगी। मतानत सुए अदब, अदब के खिलाफ। छदरी कहते हैं जैसे दाढ़ी के या सर के जो बाल होते हैं, उसमें जो वाइट सफ़ेद बाल हों, कुछ ब्लैक बाल हों, उसको कहा गया। यानी घने बाल ना हो दाढ़ी के या सर के, बल्कि कहीं कहीं हों, और जिसमें कुछ बाल सफ़ेद हों और कुछ बाल काले हों, उसको छदरी कहा जाता है। मरियम समझ में आ गया छदरी का मतलब? यानी कुछ काले बाल, कुछ सफ़ेद बाल। मन्नत कश यानी कभी हाथ से साफ करना, ये जैसे नाई के पास सैलून में जाते हैं, आप लोग ब्यूटी पार्लर समझें, तो उस जो नाई होता है या जो भी ब्यूटिशियन है, वो जो भी आपकी लेयरिंग कटिंग बालों की कर रही होती है कैंची से, उसको कहते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद को तो ये चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे, जो कुछ उन्होंने देखा उसको बता रहे हैं, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। देखिए मैंने अभी जैसे आप लोगों से शुरू में ही अर्ज़ किया, ये खाका है, और पूरी शख्सियत के बारे में तो जाहिर है वो सवाने कहलाएगी, सवाने उम्री कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कुछ पहलू बताए गए शख्सियत के बारे में, जिसमें उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में और उनके मामूलात के बारे में, दो चीज़ों पर मुश्तमिल ये सबक है।
तो इसमें मजाक नहीं है, सही है, बल्कि ये तो हमारा सबक का एक यानी अदब का एक हिस्सा है, ये हमारा लिटरेचर है, इसीलिए तो उसमें अट्रैक्शन चार्म हम सब कहते हैं ना। अदब एक चीज होती है पैरोडी, किसी की नकल उतारना, ये नकल उतारना भी नहीं है, यानी ये तो आंखों देखा, जैसा उन्होंने अपने उस्ताद को देखा वैसा उन्होंने बयान कर दिया, ये पैरोडी भी नहीं है ना मजाक है। तो अभी तक आप लोगों ने सबक पूरा रीड नहीं किया अभी तक? तकरीबन 15 मिनट तो हो चुके हैं। कर लिया? अच्छा 85 पर बस जल्दी पढ़ लें। मजाक करने वाला हंसोड़, मुहावरतन कहा जा रहा है यहाँ पर। जैसे मैं हूँ दिल्ली का हंसोड़, तू है मक्ता, तेरा मेरा कोई मेल जोल नहीं, ये मुहावरा है यहाँ पर। हंसोड़ यानी हंसी मजाक, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, एक संजीदा है और दूसरा जो है मजाक करने वाला, उस मीनिंग्स में मुहावरतन बोला जाता है। हाँ राशा, देखिए अगर पश्तो में फारसी उस पर मत जाइएगा, राशा कपकपाहट को कहते हैं, जो एजिड हो जाते हैं लोग, बूढ़े हो जाते हैं, तो या तो ब्लड प्रेशर की ज्यादती की वजह से होता है या खून की कमी की वजह से होता है, हाथ हिलना जैसे बुढ़ापे में, उस कपकपाहट को कहा जाता है राशा, रे एंड शीन है के साथ, ठीक है, राशा। यानी कपकपाहट आता है ना, जैसे लिखने में जो दुश्वारी आती है या खाने पीने में रफा हाजत के लिए, तो राशा आ गया था बुढ़ापे में। अब जाहिर है जो हेल्दी लोग होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें ये बीमारी अमूमन हो जाती है। ब्लड प्रेशर भी इसकी एक सिम्टम है, अलामत में से। और दूसरा कॉलेज का जो अटैक होता है वो इसी वजह से भी होता है। ये माटी का लफ्ज है बेटा, समझ नहीं आ रहा मुझे, तूबा। माटी लिखा मट्टी लिखा? शमशुल आरफीन तो उनके एक और शागिर्द का नाम है ना, जो ये डिप्टी नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने आते हैं। और एक वो है एक वो है जो उनके लिखने पढ़ने का काम करते हैं, मकतब का, जो उनकी जो भी लाइब्रेरी है। मट्टी नहीं है, मकतब है बेटा, वो लफ्ज मकतब, मकतब होगा, यानी जो भी उनका है, मकतब लाइब्रेरी, हिसाब किताब तो वही देखते थे ना।
और दूसरा जो है वो जो दुकान है जहाँ से राशन वगैरह आता है उसका हिसाब किताब का जिक्र है इसमें। ओके, पढ़ लिया। कोई और बात जो समझ में ना आई हो इस हवाले से तो ज़रूर पूछिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई इसमें बात नहीं है सबक में मुश्किल जो आपके समझ में ना आए। दो ही चीज़ें बस जहन में रखनी है आप सब ने। एक कि शुरू में सबक में फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद का हुलिया बताया है, और दूसरे हिस्से में सबक में उनके जो गर्मी और सर्दी उनके मामूलात में जो तब्दीली है और जो उनके मामूलात हैं ये दोनों जो है बताए हैं। और कल अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक टेस्ट आ रहा है आप लोगों का, कल यानी कि जुमेरात वाले दिन वही सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज बेस्ड 25 नंबर का टेस्ट है, 25 एमसीक्यूज हैं। तो वही सब कुछ जो हम पढ़ चुके हैं ये आज का नहीं, आज का सबक शामिल नहीं होगा। गुज़िश्ता जो भी हम पढ़ चुके हैं उन सब पर जो है जो भी एक आम जो एमसीक्यूज बनते हैं वही सब कुछ आपके कल के पेपर में होंगे। जो आपका सिलेबस है वो यही है। नज़्म देख लें, गज़ल देख लें, आप सबक देख लें, अफसाना ड्रामा ये सब देख लें कि कौन सा पहला ड्रामा है, ये सब चीज़ें नावल ने ओ सॉरी अफसाना निगार की तारीख जो भी है। कोई ऐसा मुश्किल पेपर नहीं है, आसान से एमसीक्यूज़ हैं। जो कल कल है ना आप लोगों का टेस्ट 7 जनवरी। कल के टेस्ट के हवाले से कोई तैयारी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। हम्म? तो इस तरह हमारी उम्मीद करता हूँ कि एक क्लास और होगी ऑनलाइन जो कमिंग वेडनेसडे को होगी, बुध वाले दिन 13 जनवरी को। और हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा है कि फिर हमारी जो है क्लास है बाकी बाकी हमारा कोर्स वो फिज़िकली जैसे हम लोग आते थे वैसे ही इंशाल्लाह हो जाएगा। बोर्ड का पेपर मैं भी कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा या वैसे ही होगा 3 घंटे का जैसा पेपर आता है आमतौर पर। जो भी होगा बता दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ सारी र्यूमर के लिए या अफवाहें के लिए या जो भी हैं 9-10 का कुछ गर्दिश कर रहे हैं। तकरीबन 50-55 पेजेस का जो है एक पेपर व्हाट्सएप पर। मैं उसको भी हतमी नहीं कह सकता। हाँ वो पूछें एक सवाल। सर एक सवाल पूछिए जी। क्या है आपका एक सवाल? ओह, पहले अफसाना निगाह देखें अगर। अच्छा, ठीक है। पहले अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद। अगर सज्जाद हैदर यल्दरम ऑप्शन में तो वो होगा, यानी मुंशी प्रेमचंद। अगर सज्जाद हैदर यल्दरम है तो वो होगा, दो हैं, कोई एक देते हैं, दोनों साथ नहीं आता। और पहले कौमी शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली। पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल। और पाकिस्तान की कौमी शायर अल्लामा इकबाल, लेकिन पहले जो हैं कौमी शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली क्योंकि उन्होंने मुसद्दस मदरजा इस्लाम लिखी थी। और कोई सवाल? देखिए नमाज के ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल है आप लोगों की तरफ से तो पूछ लीजिए। नहीं, मैं नोट्स को फॉलो ही नहीं करता। मैं तो वो एमसीक्यूज देता हूँ जो बोर्ड में आते हैं, एक्सपेक्टेड आते हैं, 100% आते हैं इंशाल्लाह। कोई दावा नहीं है कुछ भी नहीं। वो नोट्स में तो भाई वो यानी कि यूँ समझ लो
वो जैसे कहते हैं ना, नस्ल दर नस्ल जो एक चला आ रहा होता है पैटर्न, वो होता है। हम तो लेटेस्ट पढ़ाएंगे जो अप टू डेट बोर्ड में पेपर बन रहा होता है। अच्छा भाई, फिर से एक सवाल पूछिए। पूछो मरियम, क्या सवाल है आपका बेटा? और नहीं, ड्रामा निगार पर तबसरे नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैंने जैसे पहले ही बताया है कि उर्दू अफसाना निगारी का इर्तिका और उर्दू ड्रामा निगारी का इर्तिका। उर्दू ड्रामा निगारी का इर्तिका और उर्दू अफसाना निगारी का इर्तिका दोनों याद कर लें, कोई एक आएगा। दोनों नहीं आते, कोई एक आएगा। दोनों भी आएंगे तो भी आपको एक ही करना होगा। इन केस अगर दोनों आ जाते हैं कि अफसाना निगारी का इर्तिका और ड्रामा निगारी का इर्तिका, तो करना तो आपको फिर भी एक ही होगा। आप दोनों याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक आता है ड्रामा निगार अफसाना निगार, ये थोड़ा मुश्किल है। और फिर आमतौर पर जैसे जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, जब बोर्ड में कॉपियाँ असेसमेंट के लिए जाती हैं, तो चूँकि हमारे यहाँ असातिज़ा की जो अक्सरियत है वो एक लगा बना पैटर्न जहन में होता है। ड्रामा निगार रटे हुए होते हैं, नहीं होते। ड्रामे का इर्तिका थोड़ा बहुत होता है उनके जहन में, तो वो उसको ही देख लेते हैं। चूँकि इम्तियाज़ अली ताज और मिर्ज़ा अदीब, इन पर आपको ड्रामा निगार पर लिखना होगा, तो जाहिर है उनके नहीं होता उनकी तैयारी वगैरह। जी पूछिए, एक और सवाल क्या है? ओह, पूरी किताब लिख, यानी कि जो सबक है ना वो पूरा लिखना चाहिए तशरीह में। सही है। सीरत मोहम्मदी की जामियत है ना, पूरा लिख दो, कॉपी कर दो, नकल कर लो, फर्रा बना लो, कुछ भी कर लो। अरे भाई बता दिया। देखो 3 लाइन मैक्सिमम बोर्ड में आती है पैराग्राफ की, किसी भी सबक की। टू दी पॉइंट। उससे पहले क्या बात हुई, तरीक़ाकार सुन लें। सबक में उससे पहले क्या बात हुई, अगर याद है, नहीं याद तो कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद क्या बात हुई, और कंसर्ट लाइन है, बस ये इशू होता है पैराग्राफ का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कि आपको जो कंसर्ट लाइनें दी हुई हैं पैराग्राफ के लिए, उससे पहले क्या बात थी, उसके बाद क्या बात होगी, और जो ये लाइनें हैं ये क्या हैं। इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता। चाहे वो आप एक पेज का लिखें, और चाहे वो 1.5 पेज का लिखें, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। ये हो के लिखा है तो उसमें इतना ज़्यादा एच क्यों लिख दिया, हो के। हो के यानी कि हो जाएगा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नमाज के ब्रेक की तरफ जाएँ। तो जो भी पेपर आएगा, पेपर आउट कर दूंगा, बता दूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही आएगा तैयारी। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।